वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 3 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 3 आने वाला जो भी टेस्ट होगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस टेस्ट। इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है? इंद्रगोपमणि, कार्नेलियन, मृत्तिका यानी क्ले की, कांसे की या सोने की? ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, बहुत पूछते हैं इसको एग्जाम्स में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो एक कांस्य सभ्यता थी, तो कांसे की बनी है ये। सी है इसका आंसर। नाचती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक प्रतिष्ठित कलाकृतियों में से एक है जो मोहनजोदड़ो से खोजी गई। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ से खोजा गया? ठीक है, लोथल से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से। ठीक है, यह है कांस्य मूर्ति का। ठीक है, कांसे की मूर्ति है ये। लगभग 10.8 सेंटीमीटर ऊंची है यानी 4 इंच ऊंची है, और इसका समय 2500 ईसा पूर्व का है, जो इसे भारतीय उपमहाद्वीप की संभवतः प्राचीनतम कांस्य मूर्ति बनाती है। तो सी करेक्ट हो गया। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, 1 टाइम पेमेंट है पूरे साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य कौन सा राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है कब दिया था? कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय, या लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के समय, या दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय, या चंपारण सत्याग्रह के समय? राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, ये दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करने के समय दिया था गांधी जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महात्मा गांधी ने यह कथन राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है वर्ष 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया था, विशेष रूप से 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून तोड़ने के बाद। अब इसी से रिलेट करता हुआ एक और प्रश्न है, 2 यहाँ पर रिक्त स्थान है, उनको भरना है। क्या आएगा उसमें? गांधी जी ने डैश के साथ डैश को साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया था, जो लगभग 375 किलोमीटर की दूरी तय करके गुजरात तट पर दांडी पहुंचा। तो गांधी जी पहले रिक्त स्थान में 78 सही होगी, 68 सही होगी, 58 सही होगी, 68 सही होगी, 78 सही होगी, 48 सही होगी। ठीक है, दूसरे रिक्त स्थान में 11 मार्च 1931, 13 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 या 14 मार्च 1930? गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ। ठीक है, तो एक से एलिमिनेट हो जाएगा। और 12 मार्च 1930 दूसरे रिक्त स्थान में। सी है इसका आंसर। गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च प्रारंभ किया था, जो लगभग 375 किलोमीटर की दूरी तय करके गुजरात तट पर दांडी पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित क्रियाकलापों पर विचार करना है। क्या क्या है इसमें? इसमें है कच्चे तेल का उत्पादन, पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय, प्राकृतिक गैस का उत्पादन। ये 4 हो गए। उपर्युक्त क्रियाकलापों में से कौन से हमारे देश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी पीएनजीआरबी द्वारा विनियमित हैं? कौन कौन है इसमें? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित हैं पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय। प्राकृतिक गैस का उत्पादन नहीं है।
कच्चे तेल का उत्पादन नहीं है। तो कौन कौन विनियमित हो गए इसमें? दूसरा और तीसरा विनियमित हो गए, यानी सी है इसका आंसर। और जहाँ जहाँ 1 और 4 है उसको जो है एलिमिनेट कर दीजिए। पेट्रोलियम का परिष्करण, संग्रहण और वितरण जो है वो पीएनजीआरबी द्वारा विनियमित है। पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन और विक्रय भी पीएनजीआरबी द्वारा विनियमित है। कच्चे तेल के उत्पादन को पीएनजीआरबी के विनियामक दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। यह काम जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है तथा इसका पर्यवेक्षण हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय जैसे निकायों द्वारा किया जाता है। तो पहला वाला नहीं होगा और चौथा वाला भी नहीं होगा, क्योंकि कच्चे तेल की ही तरह प्राकृतिक गैस का उत्पादन भी पीएनजीआरबी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय द्वारा विनियमित किया जाता है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को कोई और विनियमित कर रहा है, 2 को कोई और। अब ये क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। एक कथन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के भीतर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। ये उत्तरदायी है यहाँ पर। ठीक है, बताइए भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और कूट भी देख लें एक बार। एक ऐसा भी कूट है जिसमें तीनों सही हो सकते हैं, मतलब डी में। चलिए, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों पर सेम है। किसी राज्य का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और दायित्वों के प्रयोग और निष्पादन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या जारी नहीं रखी जाएगी, ये भी ठीक बात है। किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य सदन के भीतर कही गई किसी भी बात के लिए किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये तो भारतीय राज्य व्यवस्था में किसी स्टेट की बात हो गई। अगर सेंट्रल की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति आ जाएंगे, उनके लिए भी ये बात सही हो जाएगी। यहाँ पर राष्ट्रपति आ जाएंगे, उनके लिए भी ये बात सही हो जाएगी। राज्य के विधानमंडल की जगह संसद आ जाएगा, उसके लिए भी ये बात सही हो जाएगी। तो ये तीनों के तीनों सही हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, सभी सही हैं। सारे सही हैं तो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है नहीं फिर से उसी चीज़ को दोबारा लिखना। तो डी है इसका आंसर। चलिए, अब छठा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यहाँ पर भी 3 कथन हैं। पहला है, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें सभी राज्यों में विद्यमान हैं। क्या सभी राज्यों में विद्यमान है मध्यवर्ती स्तर? ठीक है, 3 स्तर होते हैं। पहला तो प्राथमिक स्तर है, यानी ग्राम पंचायत। दूसरा बीच वाला ब्लॉक हो गया, और तीसरा जो है जिला स्तर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है, मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने हेतु पात्र होने के लिए किसी व्यक्ति को 30 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए। किसी राज्य का मुख्यमंत्री मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों की वित्तीय दशा को पुनरीक्षण के लिए और राज्य द्वारा उद्गृहित करों और शुल्कों के निवल आगम को मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरित करने हेतु सिफारिशें करने के लिए एक आयोग का गठन करता है। किसी राज्य का मुख्यमंत्री 30 वर्ष और सभी राज्य। देखिए, एग्जाम्स में ये इंडिकेशन नहीं मिलेगा, मैंने यहाँ इंडिकेशन दिया है, थोड़ा सा कलर चेंज किया है। मुख्यमंत्री के ऊपर, 30 वर्ष के ऊपर, और सभी राज्यों के ऊपर। बड़े स्टेटमेंट हैं, यूपीएससी के फेवरेट हैं, और स्टेट पीसीएस में भी स्टेटमेंट बनाकर पूछे जाते हैं प्रश्न।
देखिए यहाँ 30 वर्ष की जगह 21 वर्ष होगा। ठीक है, वो प्रश्न बड़ा, अगर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस की होगी आपने तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितने आयु न्यूनतम है, तो वो 21 वर्ष सभी में सही है। वो सभी राज्यों में नहीं है। अगर आबादी 20 लाख से अधिक है तो ब्लॉक नहीं है, उसमें मध्यवर्ती स्तर नहीं है। और मुख्यमंत्री की जगह यहाँ राज्यपाल होगा। तो सारे के सारे गलत हो गए, तो कोई भी सही नहीं है। और एक एक शब्द की वजह से गलत हुए बड़े बड़े स्टेटमेंट। अब सही नहीं है ही बताना है अपने को, तो ये तीनों के तीनों गलत हैं। डी है इसका आंसर। अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन पर, एक एक करके एलिमिनेट करते हैं। देखिए 73वें संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। इस संशोधन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संविधान के न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकने वाले भाग के अंतर्गत लाया गया, यानी जस्टिसेबल पार्ट। अधिनियम जो है प्रत्येक राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान करता है, अर्थात पहला ग्राम, बीच वाला मध्यवर्ती और तीसरा है उसके ऊपर का जिला स्तर पर पंचायतें। हालांकि 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं कर सकते यहाँ पर। तो पहला वाला सही नहीं है। कोई भी व्यक्ति मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत में सदस्य होने से इस आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि उसकी आयु 30 वर्ष से कम है। यदि उसने 21 वर्ष, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इसका अर्थ है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। तो दूसरा वाला भी गलत हो गया, वहां लिखी थी 30 वर्ष मिनिमम। तीसरे स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। राज्य का राज्यपाल ना कि मुख्यमंत्री प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा तथा राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करों और शुल्कों की शुद्ध आय के वितरण के संबंध में सिफारिशें करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। कौन? राज्यपाल, ना कि मुख्यमंत्री, जिसमें मध्यवर्ती स्तर पर राज्य और पंचायतों के बीच वितरण भी शामिल है। तो तीसरा वाला भी गलत हो गया। क्लियर हो गया होगा तीनों के तीनों स्टेटमेंट। 21 वर्ष की वजह से गलत हुआ एक, मतलब सही उत्तर 21 वर्ष होना चाहिए, मुख्यमंत्री की जगह राज्यपाल होना चाहिए। और 20 लाख से अधिक आबादी है तो ब्लॉक नहीं है। सातवां प्रश्न है, संविधान की 5वीं अनुसूची यानी फिफ्थ शेड्यूल के प्रावधान किन राज्यों में लागू नहीं है, पूछ रहा है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों में लागू है। तो किन राज्यों में लागू नहीं है? मेघालय में लागू नहीं है, मिजोरम में नहीं है, त्रिपुरा में नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में लागू है। तो किन राज्यों में लागू नहीं है? पहला, दूसरा, तीसरा किधर है? डी में। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप के करके, यही व्हाट्सएप नंबर है, यही फ़ोन पे है, यही गूगल पे है। देखिए संविधान की 5वीं अनुसूची यानी फिफ्थ शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों यानी शेड्यूल्ड एरिया और अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। किन किन को छोड़कर? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। राष्ट्रपति के पास किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये लाइन। देखिए 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति नहीं खोती। ठीक है, हालांकि उस पर कुछ प्रतिबंध लागू होते हैं और राज्य के राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व होते हैं और वे यह निर्देश दे सकते हैं कि कुछ कानून अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू ना हों या कुछ संशोधनों के साथ लागू हों। केंद्र सरकार भी ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्यों को निर्देश दे सकती है। अगला प्रश्न इसी से रिलेट करता हुआ क्या है? 5वीं अनुसूची के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं कानूनों के अनुप्रयोग से संबंधित विवेकाधीन शक्तियां किसके पास होती हैं? राष्ट्रपति के पास, केंद्र सरकार के पास, राज्यपाल के पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। ये बढ़िया प्रश्न है। किसके पास है?
5वीं अनुसूची के संदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और कानूनों के अनुप्रयोग से संबंधित विवेकाधीन शक्तियों की बात कर रहा है। ठीक है, क्या है इसका आंसर? ए है, सी है? यह है राज्य के राज्यपाल। देखिए, 5वीं अनुसूची यानी 5th शेड्यूल के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में केंद्र सरकार राज्यपाल की सिफारिश पर अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन को अधिग्रहित नहीं करती। इन क्षेत्रों में प्रशासन एवं कानूनों के अनुप्रयोग से संबंधित विवेकाधीन शक्तियां राज्यपाल के पास होती हैं। वे राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। संविधान केंद्र सरकार को अनुसूचित क्षेत्रों का संपूर्ण प्रशासन सीधे अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है, तो किसके पास है विवेकाधीन शक्तियां? राज्यपाल के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। 3 है यहाँ पर। पहला है राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। दूसरा है हमारी सामरिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना। ठीक है, परीक्षण करना। और तीसरा है परिरक्षण है ये। तीसरा है कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध। मूल अधिकार लिखा है इसके सामने, ये मूल कर्तव्य लिखा है, ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत लिखा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है, तो 21 आर्टिकल में है। अगर ये राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है तो मूल कर्तव्य आपको पता ही होगा 51 का है ये। ठीक है, इसमें 11 हैं और मूल अधिकार जो है वो 12 से 35 में है। देखिए, कारखाने में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का निषेध, ये तो आर्टिकल 24 है। 24 तो 24 तो मूल अधिकार ही है। 12 से 35 के बीच में 24 आएगा तो मूल अधिकार हो गया। हमारी सामरिक संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। ठीक है, परिरक्षण करना। तो ये जो है ये है मूल कर्तव्य और ये है 51 का एफ। राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये अनुच्छेद 50 है। तो 36 से 51 के बीच में 50, ये राज्य का नीति तत्व हो गया, सिद्धांत हो गया और ये मूल कर्तव्य हो गया। सारे के सारे सुमेलित ही हैं ये। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 वाला ऑप्शन डी में है वो। ठीक है, भाग 4 में नीति निदेशक तत्व हैं, सिद्धांत हैं। भाग 3 में मूल अधिकार हैं। देखिए, भाग 4 के तहत अनुच्छेद 50 राज्य के की नीति निर्देशक तत्व राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का निर्देश देता है। चौथे का यानी अनुच्छेद 51 का एफ है वो मौलिक कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक को हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करने के लिए बाध्य करता है। तो पहला भी सही सुमेलित है, दूसरा भी सही सुमेलित है और तीसरा वाला भी सही सुमेलित है, जो कि है भाग 3 अनुच्छेद 24। मूल अधिकार है कारखानों खानों और अन्य खतरनाक रोजगार में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो तीसरा वाला भी सही सम्मिलित है। 10वां प्रश्न, 4 स्टेटमेंट। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजना। अच्छा, प्रश्न तो पढ़ लें पहले। निम्नलिखित में से कौन राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां यानी अपने चित्त से, स्वयं से वो उन शक्तियों का प्रयोग करता है, उस चीज के बारे में सोचता है करने को। राज्य के मंत्री परिषद जो होती है राज्य की, उससे सलाह नहीं लेता। तो जिसमें सलाह नहीं ले रहा है वही उसकी विवेकाधीन शक्तियां हो गई। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है अपने स्व विवेक से। राज्य के मंत्री परिषद की सलाह नहीं लेता है, तो पहली हो गई। मंत्रियों की नियुक्ति तो वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है राज्यपाल राज्य का, ये नहीं हो सकती। भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों का संरक्षण करता है, ये भी स्वविवेक से करता है, ये भी हो गई उसकी विवेकाधीन शक्ति। राज्य सरकार के व्यवसाय का संचालन करने के लिए नियम बनाता है, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है।
क्योंकि इसमें राज्य की जो मंत्री परिषद होती है उससे सलाह लेता है। तो कौन कौन सा हो गया? पहला और तीसरा हो गया, किसमें है? बी है इसका आंसर। जहां जहां 2 और 4 है उसको हटा दीजिए। देखिए, राज्यपाल का कर्तव्य राष्ट्रपति के समान ही होता है, लेकिन राज्य के प्रति होता है। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों में निहित है क्या क्या? किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर उसे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चुनने का विवेक है। वह किसी बिल के लिए अपनी सहमति रोक सकता है। राज्यपाल फीमेल है तो सकती है, और उसे अपनी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज सकता है, सकती है। वह भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ बिलों को आरक्षित कर सकता है, कर सकती है। यदि वह अनुच्छेद 353 के अनुसार आपातकालीन नियम के दौरान राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अनुमति दी जाती है तो मंत्रियों की परिषद की सलाह को रद्द कर सकता है, कर सकती है। और क्या क्या कर सकता है, कर सकती है? अनुच्छेद 356 में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई सारी। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, और 165 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य के लिए होते हैं, लेकिन यह विवेकाधीन शक्तियों का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो ये विवेकाधीन शक्ति थोड़ी है। अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता जो है राज्य के लिए होते हैं, लेकिन यह विवेकाधीन शक्ति का हिस्सा नहीं है। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें वन टाइम पेमेंट है। एग्जाम तक आपको मिलेंगे 5000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्जाम्स में जिसमें जीएस आती है, सभी में आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे ये प्रश्न। 11वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करेंगे। अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें यानी जनरल काउंसिल। उपरोक्त में से कितनी भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार स्थापित हुई? भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार जो इसमें स्थापित हुई है वो केवल एक है, वो है इंटर स्टेट काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, जोनल काउंसिल नहीं है, तो केवल पहला ही इसका आंसर हो जाएगा, ए है इसका आंसर। देखिए, अनुच्छेद 263 इसका आर्टिकल भी है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को अंतर्राज्य परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है, यदि उसे लगता है कि यह सार्वजनिक हित में है और वह केंद्र, राज्य तथा अंतर्राज्यीय समन्वय को बढ़ावा देने के लिए इसके कर्तव्यों, संगठनात्मक संरचना एवं प्रक्रियाओं को निर्दिष्ट कर सकता है। इस प्रकार सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुकरण में बीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की। कब? 1990 में। दूसरे पर आ जाइए, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल संवैधानिक निकाय नहीं है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने हेतु की गई थी। तो किस किस की कब की गई है ये भी याद रखिएगा। तीसरा है जनरल काउंसिल यानी क्षेत्रीय परिषदें। इनकी स्थापना संविधान के किसी प्रावधान के तहत नहीं बल्कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। ये संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि वैधानिक निकाय है। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया तथा प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की। कौन कौन से हैं 5 क्षेत्र? उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। और इनके अलावा भी एक और क्षेत्रीय परिषद अर्थात उत्तर पूर्वी परिषद का गठन संसद के एक अलग अधिनियम जो कि है पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा किया गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा सब। अब 12वां प्रश्न क्या है, वर्ष 1963 में भारत के संविधान के डैश संशोधन द्वारा नागालैंड भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। 17वां, 13वां, 16वां, 14वां? क्या आएगा यहाँ पर? 13वां संशोधन। ठीक है, बी है इसका आंसर। देखिए, 13वां संशोधन अधिनियम 1962 भारत के संघ के एक भाग के रूप में नागालैंड राज्य के गठन का कारण बना।
इस अधिनियम को 1963 में अधिनियमित किया गया था। ठीक है, इसके तहत नागालैंड को भारतीय संघ का 16वां राज्य बनाया गया, जो 1 दिसंबर 1963 को प्रभावी हुआ। अनुच्छेद 170 संशोधित किया गया और अनुच्छेद 371 ए के तहत इसे विशेष संरक्षण भी दिया गया नागालैंड को। तो पूछ ले आर्टिकल 371 ए में किस राज्य के लिए कुछ विशेष प्रावधान है, तो उसका उत्तर है नागालैंड, और बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में। 2-3 और पूछ लेते हैं। 371 के ए में कौन सा राज्य, बी में कौन सा, सी में कौन सा, डी में कौन सा। 13वां प्रश्न 3 स्टेटमेंट वाला, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून कर सकता है, यानी आपके फंडामेंटल राइट्स को न्यून कर सकता है क्या। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है क्या। उपरोक्त में से कौन से सही है। तीनों भी सही हो सकते हैं, डी में विकल्प है। तीनों सही नहीं है, लेकिन इसमें देखिए, अध्यादेश किसी केंद्रीय अधिनियम को संशोधित कर सकता है, करेक्ट है। अध्यादेश किसी मूल अधिकार को न्यून नहीं कर सकता। अध्यादेश किसी पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है, पहला और तीसरा, सी है इसका आंसर। कौन से आर्टिकल में अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। देखिए, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्र में ना होने के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद का कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में ना हो, क्योंकि विधायी प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। अध्यादेश का बल और प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान होता है, अतः राष्ट्रपति किसी मौजूदा केंद्रीय या राज्य अधिनियम में संशोधन या उसे रद्द करने के लिए भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो पहला वाला सही है। दूसरा सही नहीं है, क्योंकि संसद के किसी भी सामान्य अधिनियम की तरह ही अध्यादेश भी संवैधानिक सीमाओं से बंधा होता है। अध्यादेश द्वारा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को न्यून नहीं किया जा सकता और ना ही उन्हें छीना जा सकता है। तो दूसरा वाला गलत है। फंडामेंटल राइट्स को न्यून नहीं कर सकता अध्यादेश। संविधान के अनुच्छेद 13 के अनुसार अध्यादेश को विधि की परिभाषा में शामिल किया गया है। अब वो पिछली तारीख वाला वो सही है। अध्यादेश किसी अधिनियम की तरह पिछली तारीख से प्रभावी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर इसे समझे, शत्रु संपत्ति संशोधन और विधि मान्यकरण अधिनियम 2016 को 7 जनवरी 2016 को जारी किया गया था, ताकि शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 में संशोधन किया जा सके। यह अध्यादेश बाद में शत्रु संपत्ति संशोधन और विधि मान्यकरण अधिनियम 2017 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसमें अध्यादेश को पिछली तारीख से प्रभावी बनाया गया। तो तीसरा वाला सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला करेक्ट हो गया, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा सही है। फंडामेंटल राइट्स को न्यून नहीं कर सकता है अध्यादेश। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य कब तक 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करना है। इसी साल दिसंबर 2025 तक, मार्च 2030 तक, मार्च 2027 तक, या मार्च 2029 तक। क्या है इसका उत्तर। इसका उत्तर है मार्च 2027 तक। ए है इसका आंसर। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम स्थापित करना है। इस योजना के तहत 3 लाख से अधिक प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें कम से कम 1 लाख व्यक्तियों को सोलर पीवी टेक्नीशियन के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुशल कार्यबल के विकास में योगदान देगा। तो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न तो मार्च 2027 पर बना है, लेकिन 3 लाख से अधिक प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने का लक्ष्य है। कम से कम 1 लाख व्यक्तियों को सोलर पीवी टेक्नीशियन के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। ये नंबर भी याद रखिएगा। 15वां प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित देशों पर विचार करेंगे। कुछ देश हैं यहाँ पर, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, फ्रांस है, जर्मनी है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है। प्रश्न क्या है। प्रश्न है,
उपरोक्त में भारत के अलावा ऐसे कितने देश हैं जहां यूपीआई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक भुगतान स्वीकार किए जाते हैं, यानी इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं? देखिए, भारत का यूपीआई जो है, भारत के अलावा बहुत सारे देशों में चल रहा है वर्तमान में। कम से कम 10 देशों में चल रहा है ये। फ्रांस में भी चल रहा है, सिंगापुर में भी चल रहा है, जर्मनी में नहीं है, जापान में है, बांग्लादेश में नहीं है, श्रीलंका में है, पाकिस्तान में नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात में है, यूएई में है। पहला है, दूसरा है, चौथा है यहाँ पर। जहाँ जहाँ 5 है उसको हटाइए, बांग्लादेश में नहीं है। पहला है, दूसरा है, चौथा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई भारत की रियल टाइम पेमेंट सिस्टम अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार कर चुकी है, जिससे भारतीय यात्रियों को विदेशों में व्यापारिक भुगतान की सुविधा प्राप्त हो गई है। भारत का यूपीआई अब 10 देशों में चलता है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में, कतर में, फ्रांस में, सिंगापुर में, भूटान में, नेपाल में, श्रीलंका में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद और टोबैगो और जापान में। तो जर्मनी में नहीं है, श्रीलंका में है, नेपाल में है, भूटान में है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, म्यांमार में नहीं है, मॉरिशस में है, संयुक्त अरब अमीरात में है, सऊदी अरब मत लगा दीजिएगा, जर्मनी में नहीं है, जापान में है, सिंगापुर में है, फ्रांस में है, कतर में है, त्रिनिदाद टोबैगो में है। यह सेवा जो है इन देशों में भारतीय पर्यटकों को सीधे अपने मोबाइल से यूपीआई के माध्यम से भुगतान करने की अनुमति देती है। अब एक और पेमेंट से रिलेटेड प्रश्न। 2016 में तो भारत में यूपीआई आ गया था, लेकिन उससे पहले क्या होता था, और 20 तक भी हुआ ये, अभी भी होता है। आरटीजीएस और एनईएफटी, जो बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शन जाती है वो इसी से जाती है। ठीक है, क्योंकि यूपीआई से तो एक दिन में 1 लाख की ही लिमिट है, 1 लाख तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं आप। उसके लिए फिर अगला जो 1 लाख है वो 24 घंटे के बाद होगा। लेकिन आरटीजीएस एनईएफटी में ऐसा नहीं है। तो आरटीजीएस एनईएफटी के बारे में यहाँ पर कितने, पहला, दूसरा, 3 कथन है यहाँ पर। और जो है क्या है प्रश्न, कौन से इसमें सही है? तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो तीनों सही हो जाएं, यानी कोई ना कोई गलत होगा इसमें। इनकी फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र तो एनईएफटी की हो गई, और आरटीजीएस की क्या हो गई? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पहला स्टेटमेंट है, आरटीजीएस में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि एनईएफटी के मामले में भुगतान करने में कुछ समय लगता है। दूसरा स्टेटमेंट है, आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेन देन यानी धन प्राप्त करना के लिए प्रभार यानी शुल्क लिया जाता है, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं होता। आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित हैं, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं है। बताइए इसमें कौन सा सही है? देखिए, वर्तमान में जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है ना, ये गलत है। आरटीजीएस के लिए कतिपय दिनों में प्रचालन के घंटे सीमित है, जबकि एनईएफटी में ऐसा नहीं है। वर्ष 2020 से पहले तक ऐसा था कि 6 बजे के बाद एनईएफटी में भी पेमेंट नहीं होती थी, लेकिन अब तो 24/7 हो गया है दोनों के लिए, 2020 के बाद से। आरटीजीएस में ग्राहक से आवक लेन देन यानी धन प्राप्त करने के लिए प्रभार यानी शुल्क लिया जाता है, जबकि एनईएफटी में नहीं। ये वर्तमान में दोनों फ्री हैं, तो दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। और पहले में क्या है, आरटीजीएस में भुगतान उसी क्षण हो जाता है, जबकि एनईएफटी के मामले में भुगतान में कुछ समय लगता है। ये पहला वाला सही है यहाँ पर केवल। ठीक है, दूसरा और तीसरा गलत है, केवल पहला सही है, तो ये है इसका आंसर। तो आरटीजीएस की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लेन देन यानी हस्तांतरण को व्यक्तिगत रूप से और वास्तविक समय में संसाधित करता है, जिसका अर्थ है कि हस्तांतरण जैसे ही शुरू होता है उसका निपटान तत्काल कर दिया जाता है। एनईएफटी की बात करें, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, आधे घंटे के बैचों में लेन देन की प्रक्रिया जो है करता है, यानी कुछ समय लेता है, इसलिए लाभार्थी के खाते में धनराशि जमा होने में देरी होती है। तो पहला वाला सही हो गया ना।
अब आ जाइए इंपॉर्टेंट लाइन दूसरे तीसरे स्टेटमेंट के लिए। आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों में आवक लेन देन यानी धन प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाता। दूसरा वाला गलत है। आरबीआई के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार आरटीजीएस और एनईएफटी दोनों अब ऑनलाइन लेन देन के लिए वर्ष के 365 दिन 24x7 उपलब्ध हैं। तो तीसरा वाला जो है गलत है। और ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा 2025 में पूछा गया था इस बार। इससे पहले आरटीजीएस का कार्य सीमित हुआ करता था, लेकिन दिसंबर 2020 से यह 24 घंटे काम करता है। कब से? दिसंबर 2020 से। एनईएफटी को भी 24x7 कर दिया गया है। उससे पहले संडे में नहीं था, ये 6 बजे के बाद भी पेमेंट नहीं होती थी। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। 17वां प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी आईवीआरडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह मध्यम आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। यह गरीबी कम करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए अकेले ही काम करता है। इसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता हेतु की गई थी। कौन सा वाला इसमें सही है? देखिए, आईवीआरडी अकेले काम नहीं करता, 4-5 संस्थाएं हैं, ये आपस में जुड़ी है। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पहला सही है, तीसरा सही है। ठीक है, मेगा है, आईएफसी है, ये सब मिलकर काम करते हैं। तो जहां जहां 2 है उसको हटाइए, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3 सी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे अब विश्व बैंक का मुख्य ऋणदाता अंग माना जाता है, प्रमुख रूप से मध्यम आय वाले देशों और निम्न आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है। पहला वाला सही है। आईवीआरडी विश्व बैंक समूह यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक भाग है, जिसमें निम्नलिखित संस्थाएं शामिल हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक खुद आईवीआरडी, और दूसरा है आईडीए यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। ठीक है, आईवीआरडी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ हो गया, आईएफसी हो गया यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंग्रेजी में इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, मिगा हो गया यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, और आईसीएसआईडी यानी अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र। ये सभी संस्थाएं मिलकर, वहां बोला था ये अकेले ही कर रहा है, ये सभी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है और तीसरा वाला सही है, क्योंकि आईवीआरडी की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य दूसरे विश्व युद्ध से क्षतिग्रस्त यूरोपीय देशों के पुनर्निर्माण हेतु वित्त पोषण करना था। हिस्ट्री का प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान ने इनमें से किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं इस प्रश्न को। चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है इसका आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 1414 का समय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कला और साहित्य के संरक्षण के लिए याद किया जाता है उनको। उनके दरबार में नवरत्न शामिल थे। महान संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। चीनी यात्री फाहियान 404 से 411 ईस्वी ने समय है इनका, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। उन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के लोगों के जीवन का विवरण प्रस्तुत किया है। चलिए 19वें प्रश्न पर आ जाइए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारत में इनमें से किस शासक ने मत्तविलास, गुणभरा, विचित्र चित्त उपाधियां धारण की थीं? विचित्र चित्त और गुणभरा से तो नहीं पता चलता, लेकिन ये जो है मत्तविलास, इससे हो जाएगा ये पूरा एलिमिनेट, मतलब पूरा आंसर मिल जाएगा, कि कई बार एग्जाम्स में पहले ही पूछा है। इसका उत्तर है प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। पल्लव वंश से संबंधित है। देखिए, महेंद्र वर्मन प्रथम, इनका समय 590 से 630 ईस्वी। अपने पिता सिंह विष्णु की मृत्यु के बाद शासक बने। उनके अधीन पल्लवों ने स्वयं को एक प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। वह एक बहु प्रतिभाशाली शासक थे। और पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? सिंह विष्णु ने। महेंद्र वर्मन प्रथम अपने साहित्यिक कार्यों, मंदिर निर्माण गतिविधियों के लिए जाने जाते हैं।
कुशल वीणा वादक भी थे वो। उन्होंने नाटक, चित्रकला, संगीत जैसी कई कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उन्होंने निम्नलिखित उपाधियां ग्रहण की। कौन कौन सी? मत्त विलास यानी सुख विलास में लिप्त, चित्रकार पुली यानी चित्रकारों में बाघ, और ललितांकुरा यानी आकर्षक संतान, गुणभरा पुण्यवान, चट्टकारी यानी मंदिर निर्माता, और विचित्रचित्त जिज्ञासु। अंतिम प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? प्रश्न ये भी है कि अरघट्टा का संबंध भारतीय इतिहास में किससे संबंधित है? तो इरिगेशन है उसका आंसर, सिंचाई है, लेकिन यहाँ सीधे ही पूछ लिया है कि सिंचाई में आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था। और ये अरघट्टे से प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पिछले 10 वर्षों में 3 बार बना है। इस बार भी पूछा गया था 2025 में। सिंचाई में काम आने वाला अरघट्टा नामक उपकरण क्या था? क्या एक घिरनी यानी पुली से खींचा जाने वाला चमड़े का बना पानी का थैला था, या एक बड़ा चक्का जिसकी अराओं यानी स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों, या बैलों द्वारा खींचा जाने वाला मिट्टी का एक अधिक बड़ा पात्र, या सीधे हाथी से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला, सीधा हाथों से ही रस्सी द्वारा खींचा जाने वाला बड़ा जल डोल यानी वाटर बकेट। ये चौथा तो ऐसा हो गया जैसे कि कुआं है, ठीक है, कुएं में से पानी निकालना हाथों से खींचकर, तो ये तो नहीं था ये। हाँ, बैल चलाते थे इसको, दूसरे जानवर चलाते थे इसको। बैलों द्वारा खींचे जाने वाला मिट्टी का एक बड़ा पात्र, मिट्टी का नहीं था ये, ठीक है, लकड़ी का था। एक बड़ा चक्का जिसकी अराओं के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों। एक घिरनी से खींचा जाने वाला चमड़े का बना थैला भी नहीं था ये है इसका आंसर सी। एक बड़ा चक्का जिसकी अराओं के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हों, ठीक है, बी है इसका आंसर। राजस्थान के जिलों में आज भी उपयोग होता है इसका। देखिए, अरघट्टा, अरघट्टा एक पारंपरिक जल उठाने वाला उपकरण है जो मध्यकालीन भारत में भूमि की सिंचाई के लिए कुओं से पानी निकालने के लिए उपयोग किया जाता था। इसे फारसी पहिया या राहट भी कहते हैं, और यह बैल या अन्य जानवरों जैसे भारवाही पशुओं द्वारा चलाया जाता था। दक्षिणी राजस्थान, विशेषकर जोधपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा, सांचौर और सिरोही क्षेत्रों से प्राप्त अभिलेखों में सिंचाई के संदर्भ में बार बार अरघट या अरहट या अरघट्टा और धिमड़ा या धिकू जैसे उपकरणों का उल्लेख मिलता है। अरघट, जिसे सामान्यतः फारसी पहिया कहा जाता है, उसकी तकनीकी जो प्रकृति है वो विवाद का विषय रही है। अरघट का मुख्य घटक घटयंत्र अर्थात मटकों वाला यंत्र था, जिसे सामान्यतः एक पहिए पर स्थापित किया जाता था, किंतु वह पहिए की परिधि से जुड़ा नहीं होता था। सिंचाई उपकरण के रूप में घटयंत्र को प्रायः घड़ों की माला यानी पॉट गारलैंड के रूप में माना जाता है। कुछ इस तरह से देखिए इसको, ये देखिए, एक चक्का, जानवर उसको घुमा रहे हैं पानी के लिए, और यहाँ उस समय तो चलो मिट्टी के पात्र लगे थे, यहाँ लकड़ी का है, क्या है ये, इस तरह से नीचे से जो है पानी निकाल रहा है। अरघट सिंचाई से रिलेटेड, लकड़ी का चक्का, मिट्टी के मटके बंधे हुए। तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। 1 टाइम पेमेंट है, 1 डबल लाइन में। पूरे साल के लिए धन्यवाद।